हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडी। और बिजनेस स्टडी के अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा इस चैप्टर के सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो इस कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, ये भी इसी से रिलेटेड है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो एक मैनेजर होता है उसको कौन कौन से फंक्शंस काम करने होते हैं, कौन कौन से कार्य वर्क मैनेजर करता है। तो एक मैनेजर जो होते हैं 3 लेवल के होते हैं, मैंने बताया था आपको। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल या लो लेवल या फर्स्ट लाइन लेवल भी बोलते हैं, सबसे नीचे वाले। ठीक है, तो 3 लेवल के जो मैनेजर होते हैं उन तीनों को कौन कौन से काम करने होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्लानिंग। ओके, आगे ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4। फिर आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग, ये चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फिर स्टाफिंग, ये नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका डायरेक्टिंग और लास्ट नंबर आ जाता है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। आगे इनके डिटेल में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे इसी के हैं। ठीक है, तो इनको आगे डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन अभी हमको कोऑर्डिनेशन समझना है। कोऑर्डिनेशन तभी समझ में आएगा जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में कुछ जानते होंगे, तभी तो कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, कोई भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि क्या काम करना है, कौन सा प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ओके। प्लानिंग करने के बाद में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। क्या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं? रिसोर्सेज को, कि ये जो प्रोजेक्ट पूरा करना है, ये जो प्लान पूरा करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसमें मनी कितना चाहिएगा, इसमें मटेरियल कितना चाहिएगा, इसमें मशीन कौन सी चाहिएगी, इसका मेथड क्या होगा, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ों को क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, पता करना होता है इन सब चीज़ों का। उसके बाद स्टाफिंग। अब वो काम एक्चुअल में करवाने के लिए स्टाफ भी तो चाहिए। बिना स्टाफ के काम करेगा कौन? जो प्लान बनाया है, जो रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, उनको ऑपरेट कौन करेगा? तो स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा उन प्लान के हिसाब से, जो काम है उस काम के हिसाब से, है ना। आगे नेक्स्ट, फिर उस स्टाफ को क्या करेंगे? आप डायरेक्ट करेंगे। जो स्टाफ अपॉइंट किया उनको डायरेक्शन देंगे, हाँ भैया तुम ये काम करो, तुम मशीन अब चलाओ, तुम ये करो, तुम सुपरविजन का करो, तुम ये करो। तो सबको क्या किया जाएगा? डायरेक्ट किया जाएगा। वो डायरेक्टिंग हो गया। और लास्ट में जब डायरेक्शन दे दिया जाएगा और सभी लोग काम करने लग जाएंगे, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉइज हो, ठीक है, वो सभी लोग जब काम करने लग जाएंगे तो फिर उनके ऊपर क्या रखना होता है? कंट्रोल रखना होता है, कंट्रोलिंग, कि वो काम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सही तरीके से नहीं करने हैं तो एक्शन लेना है, सही तरीके से कर रहा है, कोई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है तो भी एक्शन लिया जाता है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, 2 एक्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल रखा जाता है ताकि जो प्लान बनाया था वो वास्तव में, उसका प्लान बनाते टाइम जो उसका रिजल्ट सोचा था वो हमें मिला या नहीं मिला। तो ये सारे फंक्शंस जो है एक मैनेजर को करने होते हैं, एक मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग से लगाकर कंट्रोलिंग तक। और फिर जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो फिर वापस से वही स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलता ही रहता है। ओके, ठीक। अब इस साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन सब जगह होती है, ये 5 फंक्शंस है। 5 के 5 फंक्शंस में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो होती ही होती है, और वो है कोऑर्डिनेशन। चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो, वहां कोऑर्डिनेशन चाहिएगा आपको। ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिएगा, डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिएगा, कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। इन सबके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। चाहे आप टॉप लेवल के मैनेजर हो, मिडिल लेवल के मैनेजर हो, ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब आप बोलेंगे सर कोऑर्डिनेशन है क्या? आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कई बार जो है रन लेने के लिए जब बैट्समैन दौड़ते हैं, एक इधर से यूं मारा, सिंगल रन लेने के लिए दौड़ा, सामने से भी उधर आया, लेकिन कई बार तो वो रन पूरा कर लेते हैं, अधिकतर तो ये होता है। लेकिन कई बार उनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है तब क्या होता है? वो रन पूरा नहीं कर पाते हैं और कोई एक बैट्समैन क्या हो जाता है? आउट हो जाता है।
कई बार आपने देखा होगा एक तो उधर ही खड़ा है और दूसरा उसके पास में आ गया है, या दोनों ही एक तरफ आ गए हैं। तो वो कब होता है? जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन जो है इशारों से हो सकता है, बोल के हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तब भी वो आपका काम पूरा होगा। फुटबॉल मैच में आप देखते होंगे, फुटबॉल मैच के अंदर भी कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो एक प्लेयर उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक बीच में भाग रहा है, वहाँ से बॉल वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है ना, और वो इशारे करके नहीं देते। अगर इशारा करेगा तो उसके पीछे जो अपोजिट टीम का प्लेयर है उसको भी तो पता चल जाएगा। तो वो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइज से हो जाता है, आंखों से कर लेते हैं लोग कोऑर्डिनेशन, ये होता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है? ये जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं यहाँ इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन होता है। और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ, फिर हम कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला डिपार्टमेंट फर्स्ट में बना देता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो पैसे वगैरह इशू करता है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। फिर हो गया आपका परचेज डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करता है, तो ये परचेज डिपार्टमेंट हो गया। फिर हो गया आपका परचेज डिपार्टमेंट के बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जो प्रोडक्शन का काम करेगा। फिर उसके बाद में आपका हो गया सेलिंग डिपार्टमेंट। और भी होते हैं, मैं इतना ही ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए। सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, जो गुड्स को सेल करेगा। एक होता है रिसर्च डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एक सेलिंग डिपार्टमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो ये बोल रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि पैसा दे दो भैया, ठीक है, और पैसा दे दो आप, और उस पैसे से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दो डिपार्टमेंट बना देते हैं, दोनों अलग अलग, एक मार्केटिंग है और एक सेलिंग है, दो डिपार्टमेंट है। ठीक है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको बोल रहा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसको बोल रहा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल रहा है कुछ पैसा दो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, सेल्स प्रमोशन वगैरह करते हैं, है ना, जिससे हमारी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स इंक्रीज होगी और इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो बोल रहे नहीं, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा होगा। तो उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप इनको ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर पैसा मत लगाओ, सेलिंग डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि भैया देखो वो काम करना है जिससे ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया, मान लेते हैं प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, सेल को इंक्रीज करना। तो उस हिसाब से तो फिर एडवर्टाइजमेंट को वगैरह, सेल्स प्रमोशन टेक्निक वगैरह अपनानी पड़ेगी। तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर पैसा इशू करेगा। या फिर कोऑर्डिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये पैसा किसको देगा? इसको। तब ये क्या करेगा? रॉ मटेरियल परचेज करेगा, परचेज डिपार्टमेंट। रॉ मटेरियल परचेज करके किसको भेजेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? उतना गुड्स बनाएगा और फिर वो किसको? सेलिंग डिपार्टमेंट को बेचेगा और सेलिंग डिपार्टमेंट उसको आगे सेल करेगा। लेकिन इसको कैसे पता कि कितना प्रोडक्शन करना है? इसको कैसे पता कि कितना गुड्स परचेज करना है और कितना गुड्स परचेज करना, उसका कितना पैसा लगेगा, वो इसको कैसे पता? तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो पता चलेगा, अदरवाइज कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या है, ये सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट में जाके पता करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। जब ये पता कर लेंगे, कस्टमर से आगे आएंगे ये आपके चैप्टर, तो जब ये पता कर लेंगे मार्केट की रिसर्च करके कि भैया इतनी डिमांड है, फिर ये इसको बताएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, भैया इतनी डिमांड है, इतने बनाने हैं आपको प्रोडक्ट, आप बना सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, ये बोलेगा यस। फिर ये इसको बोलेगा भैया इतना रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है। फिर ये इसको बोलेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को, भैया इतना रॉ मटेरियल परचेज करना है, इतना पैसा चाहिए। फिर पैसा इशू होगा, ये परचेज करेगा, इसको भेजेगा, ये प्रोडक्शन करेगा, फिर ये आगे उस प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को सेल कर देगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब अच्छे से ये काम कब होगा? जब इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, सभी डिपार्टमेंट के बीच में। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इतना डिटेल में बताया कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, और कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एसेंस क्यों है, उसके पीछे रीजंस ये थे। इसलिए मैनेजमेंट का एसेंस है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैनेजमेंट के हर फंक्शन, मैनेजमेंट के हर लेवल, हर डिपार्टमेंट, हर जगह कोऑर्डिनेशन होता ही होता है, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। ओके, अब आइए हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फटाफट कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सॉरी,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट आती है आपकी कोऑर्डिनेशन इंटरगेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखो सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको रट्टे नहीं मारने हैं। कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब कैसे एफर्ट्स होंगे? ग्रुप एफर्ट्स। कोई अकेला कोऑर्डिनेशन कर सकता है क्या? नहीं। कभी ऐसा देखा है कि परेड हो रही हो और सिर्फ अकेला ही ऐसे कर रहा है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर? नहीं, वहाँ पर पूरा ग्रुप एक साथ ऐसे परेड करता है, तब वो बड़ा सुंदर लगता है ना। तो ग्रुप एफर्ट्स चाहिए, उसके बिना कोऑर्डिनेशन होगा नहीं। कोऑर्डिनेशन जो होता है उसमें एंश्योर करनी होती है, एंश्योर कर लेता है यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन होगा ना तो यूनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यूनिटी। और यूनिटी एक्शन जब होगा तो उसका फायदा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, क्योंकि आपको पता ही है यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। थर्ड नंबर आपका आता है इसमें, कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यू प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा थोड़ी है कि आज कोऑर्डिनेशन करेंगे कल नहीं करेंगे, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वो जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो हमेशा चलते ही रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन भी उनके बीच में हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ये बोलेगा कि कोऑर्डिनेशन जो है हर जगह होना चाहिए, मैनेजमेंट के हर लेवल पर, मैनेजमेंट के हर फंक्शन पर कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, लास्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम कुछ इसके देखेंगे और इंपॉर्टेंस देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन इज अ रेस्पॉन्सिबल, कोऑर्डिनेशन इज द responsibility of all मैनेजर। चाहे आप टॉप लेवल के मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल के मैनेजर हो, चाहे लो लेवल यानी कि ऑपरेशनल मैनेजर हो, हर मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए मैनेजमेंट के हर लेवल पर, मैनेजमेंट के हर फंक्शन पर। ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी मैनेजर की है। ओके, लास्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के कोऑपरेशन भी अच्छा नहीं होगा। कोऑपरेशन मतलब सहयोग, है ना। तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है। अगर आप कोऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो कोऑपरेशन कभी अच्छा होगा ही नहीं। तो कोऑपरेशन भी विदाउट कोऑर्डिनेशन कभी भी बढ़िया तरीके से नहीं हो सकता। सो कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कोऑर्डिनेशन की। अभी मैं आपको करा देता हूँ इंपॉर्टेंस। ये पॉइंट्स तो सारे आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे। अब हम कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स और हैं, और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इतना कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो साइज है, ग्रोथ है ना, ग्रोथ इन साइज। ये क्या पॉइंट है समझना। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ साइज में हो रही है, साइज में मतलब ऑर्गेनाइजेशन पहले एक फैक्ट्री थी, 10 फैक्ट्री हो गई, ब्रांचेस ज़्यादा खुल गई, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, तो उस केस में फिर उस बिजनेस को रन करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए।
विदाउट कोऑर्डिनेशन फिर इतना बड़ी साइज का बिजनेस कभी भी सही से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सही से फंक्शन नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं हो सकता। तो अगर जितनी बड़ी साइज का ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हो सकता, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये क्या है? ये बात कर रहा है फंक्शनल मतलब फंक्शंस के बेस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस का काम। परचेज डिपार्टमेंट, गुड्स को परचेज करना, इन्वेंट्री को मेंटेन करने का काम। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन का काम होता है ना। सेलिंग डिपार्टमेंट का सेलिंग का होता है। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है। एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है। तो हर डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इस सबसे पहले मैंने वही बताया था, वरना पता ही नहीं चलेगा कि किसको क्या काम करना है ना। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है हर डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये ज़्यादा जितना बड़ा साइज़ का आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट होंगे और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल है वो है कोऑर्डिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हो गया है स्पेशलाइजेशन। आज क्या हो गया है, जैसे हेनरी फ्योल भी बोलेगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि जो काम हैं, जो फंक्शंस हैं या जो वर्क हैं वो स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। जो पर्सन जिस काम को करने के स्पेशलिस्ट है उसे वही काम दिया जाना चाहिए, ऐसा आजकल होता है ना। तो उससे क्या होता है, जब किसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड जो पर्सन है उसको उसमें महारत हासिल है, अगर वो उसको काम को करेगा ना तो वो किसी से सजेशन नहीं लेगा। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको लगता है कि बस इस काम का तो मैं ही स्पेशलिस्ट हूँ और ये काम तो मेरे से बेहतर कोई कर नहीं सकता, मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। वहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, चाहे वो टॉप लेवल के हो, मिडिल लेवल के हो, लोअर लेवल के हो, उनको वहाँ पर इंटरप्रेट करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भैया देखो, आप स्पेशल पर्सन ज़रूर हो, स्पेशलाइज्ड आपको हासिल है, बट फिर भी आपको बाकी सबसे भी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन काम चलेगा नहीं। तो ये इसीलिए जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपका चैप्टर एंड हो गया, कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इन लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो आप इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमें इंस्टा या टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।